प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। टीजीटी, पीजीटी, एलटी और जीआईसी को ध्यान में रख करके लगातार हम आपके लिए प्रैक्टिस पेपर श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। इस प्रैक्टिस पेपर श्रृंखला में इंग्लिश में आप प्रैक्टिस पेपर कर रहे हैं और हिंदी के माध्यम से आप बायोलॉजी सब्जेक्ट तो बायोलॉजी आप सब जानते हैं, और इंग्लिश में आप प्रैक्टिस पेपर के माध्यम से कर रहे हैं और हिंदी में आप एग्जाम पॉइंट के माध्यम से इस श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। इस श्रृंखला का मतलब ही है जीत बैच, और इसमें एनी हाउ हमें विजन जो हमारा है एकदम क्लियर है कि हमारा स्कोर 115 प्लस होना चाहिए। मैं प्रश्नों की बात कर रहा हूँ, 115 प्लस के प्रश्नों के टारगेट के साथ हम लोग बढ़ रहे हैं, जिसके लिए अलग अलग श्रृंखलाएं हैं, अलग अलग चीज़ें हैं और जो आपके लिए बेनिफिशियल हैं। आप अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइए। एग्जाम पॉइंट के जो चीज़ें हैं और प्रैक्टिस पेपर और 99 रुपीज़ में आपको दिए जा रहे हैं। इससे सस्ता पूरे YouTube जगत में कहीं नहीं है। इसमें से हमें कुछ प्रोसेसिंग चार्ज भी देने पड़ते हैं, यानी एक तरह से निःशुल्क कह सकते हैं आप। और टोटल एग्जाम पॉइंट और प्रैक्टिस पेपर आपके परीक्षा में सारे प्रश्न यहाँ से मिल जाएंगे। इस बात का हम भरोसा भी रखते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि ऐसा हो। बहरहाल चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज यह एग्जाम पॉइंट की दूसरी श्रृंखला है। हम लोग वनस्पत जगत यानी बॉटनी से पढ़ रहे हैं और बॉटनी में आज जो टॉपिक लिए गए 50 एग्जाम पॉइंट हैं और 50 एग्जाम पॉइंट को हम लोग करने वाले हैं। आपसे उम्मीद है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा, अपने मित्रों को शेयर जरूर करिएगा और सबसे बड़ी चीज़ है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोज की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको थोड़ा सा जूम करें ताकि पढ़ने में आपको भी लोड ना लगे और अच्छा भी रहे, आसानी से आप पढ़ सकते हैं। प्लाज्मिड जीवाणु, प्लाज्मिड जो होता है जीवाणु कोशिका में पाए जाने वाले बाह्य गुणसूत्री या बाह्य केंद्र की वृत्ताकार डीएनए अणु होते हैं। पहले तो बात आती है प्लाज्मिड किसे कहते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि प्लाज्मिड किसे कहते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए, बैक्टीरियल डीएनए को, प्रोटोजोवन डीएनए को, फंगल डीएनए को या जो है यूकैरियोटिक डीएनए को। ऐसा प्रश्न है, हम इंग्लिश मीडियम में आपको प्रश्न करा रहे हैं, इसी तरह का प्रश्न है वहां पे, बस उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं एक तरह से मान लीजिए, और वही एग्जाम पॉइंट के रूप में हिंदी में। चूंकि हमारे जो हिंदी वाले मित्र हैं इन सबको हिंदी में चाहिए और हिंदी की टाइपिंग बड़ी कठिन हो जा रही, इसलिए एग्जाम पॉइंट जो है इसके माध्यम से आप अपनी चीजों को बड़ी सरलता से पूरा कर सकते हैं। तो कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक डीएनए जो होते हैं उन्हीं को प्लाज्मिड डीएनए भी कहते हैं। कारण ये होता है कि हिस्टोन प्रोटीन से जुड़े नहीं होते। आगे लिखा गया देखिए, ये जीवाणुओं को विशेष गुण प्रदान करते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे कैसे कैसे हो सकते हैं देखिए। एफ फैक्टर, अगर इनमें क्या लिखा है एफ फैक्टर है तो एफ फैक्टर किसके लिए, एफ फॉर फर्टिलिटी, और फर्टिलाइजेशन मीन्स क्या होता है, जनन होता है। तो यह फैक्टर जनन प्लाज्मिड को इंडिकेट करता है। देखिए आपके प्रश्नों में मैच करने के लिए आएगा। आप सब लोग इस बात को समझते हैं कि आजकल के पेपर में 2 तरह की चीजें बढ़ गई हैं, मैचिंग चीजें बढ़ गई हैं और दूसरी जो है असर्शन रीजन की चीजें बढ़ गई हैं। उनके लिए हमें सजग होना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा और अपने प्रश्नों को करना पड़ेगा। वही चीजें यहाँ पे दी गई। देखिए यह फैक्टर यह फॉर फर्टिलिटी यानी जनन प्लाज्मिड है। टीआई आप जानते हैं, टीआई ट्यूमर को अगर आप लिखेंगे तो ट्यूमर को आप ऐसे लिखते हैं और उसी ट्यूमर से क्या बनता है, ट्यूमर जो है ट्यूमर को जो प्रेरित करते हैं यानी प्रेरित करने वाले ट्यूमर जो कैंसरस सेल में कन्वर्ट होगा। 2 प्रकार के ट्यूमर होते हैं, एक विनिंग ट्यूमर होता है और एक मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। जो विनिंग ट्यूमर होते हैं वो कैंसरस सेल में नहीं कन्वर्ट होते हैं, जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं वो कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। कारण होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव करने लगते हैं। तो जो ट्यूमर है वो ट्यूमर बनाने के लिए जो फैक्टर कारक होता है वो कौन हो जाता है, टीआई फैक्टर, जो कि प्लाज्मिड का गुण है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, टीआई ट्यूमर को प्रेरित करने के लिए जाना जाने वाला प्लाज्मिड होता है। कॉल फैक्टर, कॉल फैक्टर किससे, विष उत्पन्न, कॉल फैक्टर किससे, काल मतलब अभी मान लीजिए काल मतलब होता है समय, और समय के जो पाबंदी वाली आई बात तो विष फैक्टर कह सकते हैं। तो काल फैक्टर विष फैक्टर को उत्पन्न करने वाले प्लाज्मिड होते हैं, ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। आर फैक्टर एंटीबॉडी फैक्टर यानी एंटीबॉडी बनाने के लिए औषधियों में प्रतिरोधक क्षमता, रेजिस्टेंट फैक्टर कहा जाता है, प्रतिरोधक क्षमता को बनाने के लिए प्रदान किए जाने वाले प्लाज्मिड होते हैं।
अब आपके पास 4 प्लाज्मिड मिल गए हैं। पहला प्लाज्मिड मिल गया जो जिसका नाम है आपके पास एफ फैक्टर, फर्टिलिटी फैक्टर या फर्टिलिटी प्लाज्मिड, टीआई फैक्टर, ट्यूमर प्रेरित करने वाले प्लाज्मिड, कॉल फैक्टर, विष को उत्पन्न करने वाले प्लाज्मिड, और आर फैक्टर एंटीबायोटिक को, औषधियों को प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने वाले प्लाज्मिड। ये 4 प्लाज्मिड आपके पास मिल चुके हैं। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, आंसर करिए। देखिए कह रहा है जीवाणु, जीवाणु मतलब प्रोकैरियोटिक मोनेरा, माइकोप्लाज्मा मोनेरा का मेंबर है। आदि सूक्ष्म जीवों मोनेरा जगत के अंतर्गत शामिल होते हैं। कौन कौन आता है? आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया में मेथेनोजन बैक्टीरिया आ जाते हैं, यू बैक्टीरिया में साइनोबैक्टीरिया आ जाता है, ठीक है ये। और उसके बाद माइकोप्लाज्मा आते हैं, और माइकोप्लाज्मा के बाद और कौन आ जाता है आपका यहाँ पे, क्या आ जाता है, एक उसको पीपीएलओ आ जाता है। ये सब किस में आते हैं? मोनेरा किंगडम के अंतर्गत आते हैं। कह रहा है ये प्रायः और मोनेरा किंगडम का किस में रखा गया है? प्रोकैरियोटिक में। ये भी आप जानते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में शामिल होते हैं, ठीक है। चलिए 5 जगत किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन जो आर्य छुटेकर के द्वारा दिया गया था, उसका एक नियम है कि उसमें पहला जो जगत है वो मोनेरा जगत है, बाकी सभी जगत जो मोनेरा है वह प्रोकैरियोटिक, बाकी 4 जो बचे हैं, चाहे वो प्रोटिस्टा हो, चाहे वो आपका फंजाई हो, चाहे आपका प्लांटी हो, चाहे एनिमेलिया हो, ये चारों कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। कह रहा है टीआई फैक्टर। टीआई फैक्टर किससे? प्लाज्मिड जो है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस में पाया जाता है। टीआई फैक्टर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस में पाया जाता है। इस प्लाज्मिड का उपयोग जीन इंजीनियरिंग यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग में की वाहक के रूप में किया जाता है। इसमें प्राकृतिक रूप से, अगर हम नेचुरल बात करें, प्राकृतिक रूप से क्या होता है? देखिए दूसरे पौधों के कोशिका में प्रवेश, प्राकृतिक रूप से दूसरे पौधों की कोशिका में प्रवेश करने, उसके जीनोम से जुड़कर दुगुड़न करने की क्षमता होती। अतः इस जीवाणु को प्राकृतिक जीन इंजीनियरिंग कहते हैं। इस जीवाणु को क्या कहते हैं? प्राकृतिक जीन इंजीनियर के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए विच ऑर्गेनिज्म आर आल्सो नोन एज द नेचुरल इंजीनियर, तो आप कहेंगे किसको कहेंगे? तो आप कहेंगे ट्यूमिफेसियंस को कहेंगे कि प्लाज्म जो है कैसा है आपका प्राकृतिक, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस जो है ये आपका प्राकृतिक रूप से क्या होता है? प्राकृतिक रूप से आपका इंजीनियर कहलाता है। अगला प्लाज्मिड प्रोकैरियोटिक जीवों में दिया है। प्लाज्मिड प्रोकैरियोटिक जीवों जैसे कि जीवाणुओं की केंद्रकीय डीएनए के अतिरिक्त पाया जाता है, ठीक, पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ है। हालांकि इसमें स्वदुगुड़न की क्षमता होती है, यानी स्वतः रिप्लिकेशन कर सकता है, यानी सेल्फ रिप्लिकेशन की कैपेबिलिटी पाई जाती है। स्वदुगुड़न, सेल्फ रिप्लिकेशन की क्षमता पाई जाती है। जीवाणुओं में विभिन्न प्रकार के प्लाज्मिड पाए जाते हैं। आजकल जीन इंजीनियरिंग में इनका उपयोग वेक्टर के रूप में किया जाता है। वेक्टर क्या होता है? जो कारक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं उन्हीं को वेक्टर कहा जाता है। तो वेक्टर के माध्यम से किया जाता है। जीवाणुओं को उनके अभिरंजन की तकनीकी, अभिरंजन मतलब होता है कलर करना, कलर की तकनीकी के आधार पर 2 समूहों में बांटा गया है। एक को कहते हैं जो कलर को धारण कर लेता है ग्राम पॉजिटिव, और जो कलर को धारण नहीं करता उसे ग्राम नेगेटिव के नाम से जाना जाता है। इस तकनीकी को वैज्ञानिक हैंस क्रिश्चियन ग्राम के द्वारा 1884 ईस्वी में विकसित किया गया था। बैक्टीरिया में 2 तरह के आप रंग देने के कारण, यानी उनमें कलर धारण करने की क्षमता के हिसाब से 2 स्ट्रेन में बांट सकते हैं, ग्राम पॉजिटिव स्ट्रेन और ग्राम नेगेटिव। जो बैक्टीरिया कलर को धारण कर लेता है उसे ग्राम पॉजिटिव कहा जाता है, और जो कलर को धारण नहीं करता है उसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के रूप में जाना जाता है। इस बारे में सबसे पहले अगर बात की जाए तो 1884 ईस्वी में हमारे एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है हैंस क्रिश्चियन ग्राम, उन्होंने दिया था, और उन्हीं के नाम के आधार पर इस बैक्टीरिया का यह नाम ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव रखा गया। अगला प्रश्न और इंपॉर्टेंट है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति लगभग 150 से 250 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। जो ग्राम पॉजिटिव है उसकी जो एंगस्ट्रॉम है लगभग 150 to
200 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। यह पेप्टिडोग्लाइकान की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकान की बनी होती है। इसका शुष्क भार कोशिका के संपूर्ण भार का 20 से 40% होता है। कह रहा है कि ये जो कोशिका भित्ति है इसका खुद का भार पूरी कोशिका के भार का 20 से 40% धारण किया होता है। कोशिका भित्ति में टिकोइक अम्ल, कोशिका भित्ति में टिकोइक अम्ल पाया जाता है। इसमें लिपिड की मात्रा 1 से 4% होती है। ये प्रतिजैविक के प्रति कम प्रतिरोधी होते हैं। ये क्रिस्टल वायलेट, ठीक है, क्रिस्टल वायलेट से अभिरंजित होते हैं। किससे अभिरंजित होते हैं? क्रिस्टल वायलेट से अभिरंजित होते हैं और बैंगनीकरण को धारण करते हैं। क्रिस्टल वायलेट मतलब होता है बैंगनीकरण, तो बैंगनी रंग या कलर बैंगनी रंग को धारण करते हैं। क्रिस्टल वायलेट से ये जो है रंगा जाता है और इनका रंग कैसा आता है? बैंगनी। प्रश्न पूछा जा चुका है कि जब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को रंगा जाता है तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का रंग किस प्रकार का होता है? तो आप कहेंगे क्रिस्टल वायलेट कलर, या आप कह सकते हैं बैंगनी रंग के होते हैं। आगे बढ़ जाएं। ग्राम अभिरंजन जीवाणुओं के लिए प्रयोग किया जाता है जिसमें 2 चरणों में क्रिस्टल वायलेट तथा आयोडीन विलयन का उपयोग किया जाता है। जीवाणुओं में कसाब की उपस्थिति के अनुसार, कसाब मतलब फ्लैजिला, जीवाणुओं में फ्लैजिला के पाए जाने, बैक्टीरिया में फ्लैजिला के पाए जाने के अनुसार, ठीक है, इनमें निम्न समूहों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे ए ट्राइकस, ए ट्राइकस ऐसे बैक्टीरिया को कहते हैं जिसमें फ्लैजिला एब्सेंट होता है यानी अनुपस्थित होता है, कसाव नहीं पाए जाते हैं, ऐसी बैक्टीरिया को ए ट्राइकस कहते हैं। मोनोट्राइकस, एक सिरे पर एक फ्लैजिला का पाया जाना। अगर किसी बैक्टीरिया के ऊपर एक सिरे पर एक फ्लैजिला पाया जाता है तो उसे कहते हैं मोनोट्राइकस। लोफोट्राइकस, दोनों सिरों पर कसाब के गुच्छे का पाया जाना क्या कहलाता है? लोफोट्राइकस कहलाता है। दोनों सिरे पर कसाब के गुच्छे पाए जाते हैं यानी फ्लैजिला का बंच बोथ हाफ एंड पे पाया जाएगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? लोफोट्राइकस। सिफेलोट्राइकस, एक सिरे पर कसाब का गुच्छा पाया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सिफेलोट्राइकस कहते हैं। एम्फीट्राइकस, ऐसे बैक्टीरिया जिसके दोनों सिरों पर एक एक कसाब पाया जाए उसे एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया कहा जाता है। और लास्ट है पेरीट्राइकस, 6 प्रकार के होते हैं। पेरीट्राइकस, संपूर्ण शरीर पर कसाब का पाया जाना क्या कहलाता है? पेरीट्राइकस। अगर पूरे शरीर पे कसाब फैले हों, अगर पूरे शरीर पे कसाब फैले हों तो ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या कह देते हैं? ऐसी कंडीशन कह देते हैं पेरीट्राइकस। 6 याद कर लीजिए, एक प्रश्न यहां से पक्का मिल जाएगा आपको, ये भरोसा रखिए। चलिए अगले प्रश्न का आंसर बड़ा आसान है और सेल वाले चैप्टर में आप फ्लैजिला और जब सीलिया मैंने आपको पढ़ाया था, हिंदी में ही वह क्लास पढ़ाई गई है, आप जाकर के देखिएगा। तो वहां पे मैंने आपसे बताया था कि जीवाणुओं में उपस्थित कसाब में माइक्रोट्यूबुल्स का क्रम होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये 9+2 के क्रम से पाए जाते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक में ये 9+0 के क्रम से पाए जाते हैं। इनमें 9 सूत्र जो होते हैं वो किनारे स्थित होते हैं और 2 सूत्र जो हैं वो बीच में व्यवस्थित होते हैं। जीवाणुओं व माइकोप्लाज्मा में प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, अतः इन दोनों में 9+0 का क्या पाया? 9 है, क्यों नहीं है? 9+0 का क्या है? रेशियो 9+0 प्रोकैरियोटिक में, 9+2 यूकैरियोट में। बस यही याद रखना है आपको। दूध से दही का बनना यानी दूध से दही उत्पन्न करने वाले जीवाणु स्ट्रेप्टोकोकस लेटिक्स तथा लैक्टोबैसिलस श्रेणी के होते हैं। ये जीवाणु दूध में उपस्थित शर्करा को, दूध में उपस्थित शर्करा कौन सी होती है? लैक्टोज शर्करा होती है। लैक्टोज शर्करा जो होती है ये डाइसैकेराइड होती है। आप सब जानते हैं क्या है डाइसैकेराइड? डाइसैकेराइड कैसे? ग्लूकोज से और किससे मिलकर के बनी है? तो ग्लूकोज से और गैलेक्टोज से मिलकर के बनी है और ग्लूकोज गैलेक्टोज की सहायता से किसका निर्माण हो गया? लैक्टोज का निर्माण हो जाता है जो दूध में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल में बदल देती है। जो लैक्टोज शर्करा हो किस में कन्वर्ट हो जाता है? लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे दूध का निर्माण किस में हो जाता है? दही में हो जाता है। और दूध से दही का बनना यह एक प्रकार से रासायनिक अपक्रिया के अंतर्गत होता है।
एंटीबायोटिक्स यानी जो हमारे बॉडी में एंटीजन आते हैं उनके विपरीत हमारी बॉडी कुछ न कुछ बनाती है और जो केमिकल बनाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक कहते हैं। एंटीबायोटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वॉक्समैन के द्वारा किया गया था। शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? वॉक्समैन ने किया था। इन्होंने स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक एंटीबायोटिक्स का निर्माण किया था। किसने? वॉक्समैन ने। फ्लेमिंग ने सर्वप्रथम एंटीबायोटिक्स की खोज की तथा पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक बनाई थी। अब मामला यहीं पे है कि फ्लेमिंग पहले हैं कि वो है, दोनों को सर्वप्रथम लिखा जाता है बुकों में। किसी रोगकारी जीव विष के विरुद्ध तैयार प्रतिरक्षियां शरीर में प्रविष्ट कराया जाना कृत्रिम निष्क्रिय टीकाकरण कहलाता है। निष्क्रिय टीके से मृत रोगजनक होते हैं। इस प्रकार के टीकों में रोगजनक को तापमान, रसायन, पराबैंगनी किरणों आदि के द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाता है, जिससे शरीर में प्रवेश कराया जाता है। राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है? दलहनी फसलों की जो गांठें होती हैं उसी में राइजोबियम बैक्टीरिया पाई जाती है। तो कह रहा है कि दलहनी फसलों के में जो पाए जाने वाले लेग्यूमिनस बैक्टीरिया में, जो लेग्यूमिनस प्लांट हैं उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया पाई जाती है। जड़ों का सहजीवी होता है, ठीक है, सहजीवी के रूप में वास करता है, निवास करता है वहां पे, और वहां पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। जो राइजोबियम बैक्टीरिया है मुख्य रूप से नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। सिट्रस कैंकर, ये सिट्रस है। सिट्रस कैंकर रोग जैंथोमोनास सिट्राई नामक बैक्टीरिया से होता है। यह दंड रूपी यानी बैसिलस होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होती हैं, वायवी होती हैं यानी एरियल हैबिटेट में पाए जाते हैं। इनमें केवल एक ध्रुवीय कसाव होता है, यानी इनका जो फ्लैजिला होता है एक होता है, एक सिरे पे होता है, पाया जाता है। प्रत्येक जीवाणु की लंबाई लगभग 1.5 से लेकर के 3 म्यू माइक्रोन और चौड़ाई लगभग 0.5 से लेकर के 1.5 म्यू माइक्रोन तक की होती है। थर्मस एक्विटिकस एक जीवाणु है। थर्मस एक्विटिकस एक जीवाणु है जो गर्म गंधक यानी सल्फर, गंधक मतलब क्या होता है? सल्फर, गर्म सल्फर वाले यानी वार्म सल्फर वाले झरनों में पाया जाता है। इसमें उपस्थित डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जिसे टैंक पॉलीमरेज भी कहते हैं, अति उच्च तापमान पर भी कार्य करता है। इसके उपयोग पीसीआर में करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर का मतलब क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में किया जाता है। इस प्रक्रिया में अति उच्च तापमान पर डीएनए के दोनों सूत्रों को अलग करके फिर उनमें 2 नए ओलिगोन्यूक्लियोटाइड का जोड़ा बनाया जाता है, जिससे इस खंड की अनेक कापियां बनाई जाती हैं, बनाई जा सकती हैं। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, जीवाणुओं द्वारा भोजन विषाक्तता यानी फूड पॉइजनिंग मनुष्यों में रोग तथा पौधों में रोग का कारण होता है। पॉइजन फूड जो हैं यानी विषाक्त फूड जो हैं वो बोटुलिज्म नामक रोग का कारण बनते हैं, जिसका कारण क्लास्ट्रीडियम बोटुलिज्म नामक जीवाणु होता है। मनुष्यों में हैजा यानी डायरिया, टाइफाइड, तपेदिक और पीलिया, निमोनिया आदि कारणों जीवाणु के कारण होते हैं। पीलिया जीवाणु से होता है, पोलियो, हाँ ठीक, आदि कारण जीवाणुओं से होता है। पौधों में सिट्रस कैंकर, रिंग रॉट पोटैटो आदि जीवाणु के कारण भी होते हैं। जीवाणु एक कोश की जीव हैं, इनकी खोज लगभग हॉलैंड के वैज्ञानिक एंटोन वान ल्यूवेनहॉक ने किया था। लगभग कब किए थे? 1774 ईस्वी में, छूट गया लगता है। 1774 ईस्वी में हॉलैंड के वैज्ञानिक जो हैं एंटोन वान ल्यूवेनहॉक ने किया था, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। रॉबर्ट कोच का संबंध सूक्ष्म जैविकी से है। इनके द्वारा हैजा, एंथ्राक्स, टीबी जीवाणुओं पर गहन अध्ययन किया गया था और ये टीबी की खोज के लिए ज्यादा फेमस है। ठीक, सबसे सामान्य भोजन विषाक्तता स्टेफिलोकोकस एरियस के द्वारा फैलता है। सामान्य विषाक्तता होता है स्टेफिलोकोकस एरियस के द्वारा होता है।
साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम द्वारा मांस की विषाक्तता उत्पन्न होती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मांस की विषाक्तता जो है किसके कारण होती है? साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के द्वारा होती है। आपको एक बात बता दें, देखिए 99 रुपया बहुत ज़्यादा नहीं होता। इसमें हमारे बैंक में लगातार जैसे ट्रांजैक्शन होता है तो हमारे बैंक से कुछ न कुछ कटता रहता है। तो ट्रांजैक्शन में जैसे कई बार ऐसा होता है कि लगभग 10% तक नियर अबाउट कट जाता है, तो हमें मिलता है 90 रुपये। ठीक है, इस 90 रुपये में हमें टाइपिस्ट को भी देना होता है। वीडियो बना रहे हैं, मान लीजिए मेरे तो कुछ नहीं, मेरा यूट्यूब से जो मिल गया, नहीं तो मैं तो ऐसे पब्लिक सर्विस है। टाइपिस्ट को देने के लिए पैसा चाहिए होता है। ठीक, तो हम इसे व्यवस्थित करवाते हैं जिससे चीज़ें हो जाएं। आप सब लोग देख रहे हैं चैनल पे बहुत से सब्सक्राइबर नहीं है, बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, व्यूज भी उतना ज़्यादा नहीं होती है, तो आप सब पर ही भरोसा है, आपके आधार पर ही चल रहा है। मैंने पहले भी कहा था कि मैं शुल्क नहीं लूंगा, निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ। मैं क्लासेस आपके लिए निःशुल्क हैं, आप इसे चाहें तो आप पढ़िए, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको पीडीएफ चाहिए, देखिए पीडीएफ आपके पास होगा जब आप खाली होंगे, एक बार रिवाइज कर लेंगे, सुन लेंगे, भूल जाएगा। और 100 रुपया 2 लीटर कोल्ड ड्रिंक के दाम से भी कम है। ठीक है, कहीं कहीं 105 में बिक रही कोल्ड ड्रिंक। ठीक, तो 2 लीटर कोल्ड ड्रिंक का दाम अगर दे करके आपको लगता है कि आपको मटेरियल ठीक ठाक मिल जा रहा है। देखिए मटेरियल अपने आप में कंप्लीट नहीं है, मैं पहले से भी बता रहा हूँ, कंप्लीट इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत लेंथी सिलेबस है, लेकिन उसको ब्रीफ में किया गया। जितना ब्रीफ में किया गया वो सभी चीजें, मतलब हर एक पॉइंट अपने आप में 2-2, 3-3 क्वेश्चन को धारण किया हुआ है। और 1-2 पॉइंट नहीं है, लगभग आपके 25 से 50 एग्जाम पॉइंट्स हैं। और 50 एग्जाम पॉइंट का मतलब आप मान चलिए 2500 क्वेश्चन, और इस 2500 क्वेश्चन में एक में मिनिमम 2 हैं, यानी 5-4 प्रश्नों का कलेक्शन है। और जो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज में मिल रहा है भाई, बहुत ज्यादा नहीं है। तो जितने भी लोगों को ये चाहिए, आपको एक नंबर 99 और 89, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको एग्जाम पॉइंट भेज दिया जाएगा। 10, 5, 20 लोग हो जाते हैं तब भेजा जाता है। आप इस पे व्हाट्सएप कर दीजिए। जैसे ही व्हाट्सएप करेंगे आपको एक नंबर मिलेगा 88 87 97 43 95। ठीक है, 43 95। इस नंबर पे आप जा करके जो है पेमेंट कर सकते हैं किसी भी ऑनलाइन माध्यम से। जब आप किसी भी ऑनलाइन माध्यम से इस पे पेमेंट करेंगे तो पेमेंट करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर पीडीएफ भेज दिया जाता है। जितने लोग पीडीएफ लिए हैं सब लोग सेटिस्फाई हैं। बिहार वैकेंसी में बहुत से लोग लिए थे, सेटिस्फाई हैं। झारखंड वैकेंसी में बहुत से लोग लिए थे, सेटिस्फाई हैं। यूपी की वैकेंसी के लिए प्रिपेयर किया गया था, दिया गया बिहार में। यूपी की वैकेंसी के लिए प्रिपेयर किया गया, दिया गया झारखंड में। अब आप सोचिए कि जिसके लिए बनाया गया उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा, जबकि जिन्होंने परचेज किया था, चाहे वो बिहार के लोग बहुत सेटिस्फाई पेपर देने के बाद, झारखंड के लोग पेपर देने के बाद बहुत सेटिस्फाई हैं। जो लोग भी खरीदे थे, लगभग 70 लोग खरीदे थे झारखंड के, लगभग 50-60 लोग खरीदे थे जो हैं बिहार के, और सबके लगभग फोन होते हैं, कॉल होते हैं, बातें होते हैं, सब बहुत सेटिस्फाई हैं। आप भी सेटिस्फाई होंगे, आप खरीदिए, और जब आप पढ़ेंगे तो आप खुद अपने आप को अंदाज़ा लगाएंगे कि वाकई चीज़ें बहुत बेहतर हैं। मेरा काम है आपको बता देना, बाकी क्लास आपके सामने यही पीडीएफ जाएगा। सारी चीजें आप पढ़ रहे हैं, आप खुद देख लीजिए कि अच्छा है बुरा है, आप खुद निर्णय कर लीजिए, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, मैं बार बार अपना गुणगान करना मुझे पसंद नहीं है। आप खुद पढ़िए, खुद जानिए, खुद समझिए, आगे बढ़िए। विटामिन B12 का व्यापारिक स्तर पर उत्पादन प्रोपियोनिबैक्टीरियम द्वारा किया जाता है। विटामिन B12 स्यूडोमोनास बैक्टीरिया द्वारा भी उत्पन्न होता है। तो आपसे पूछा गया था तो उसमें प्रोपोनी बैक्टीरिया जो है आपका सही आंसर हुआ था। जीवाणुओं में श्वसन क्रिया मीसोसोम के द्वारा होता है। जीवाणुओं में श्वसन क्रिया मीसोसोम। मीसोसोम क्या होता है? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसी के फोल्डिंग से बनता है, उसी को क्या कहते हैं? मीसोसोम कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? मीसोसोम कहते हैं। मीसोसोम के द्वारा होता है क्योंकि मीसोसोम से संबंधित एंजाइम पाए जाते हैं। मीसोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फैलाव से बनता है। किससे बनता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें एक नए तरह की संरचना बन जाती है और यही संरचना क्या कहलाती है? मीसोसोम कहलाती है। ठीक है, तो मीसोसोम से बनता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनता है मीसोसोम।
और मीसोसोम श्वसन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, कह रहा है और आलोसायरा धान के खेतों का सबसे सामान्य तथा सक्रिय नाइट्रोजन स्थिरीकारक साइनोबैक्टीरिया है, जबकि स्प्लेंडोस्पर्मम जो है गन्ने तथा मक्के के लिए नाइट्रोजन के स्थिरीकरण का कारक होता है। नास्टाक भी सहजीवी जीवन जीता है और नास्टाक का भी सहजीवी रूप में एंथोसिरास की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। आसिलिटोरिया में कुछ परिस्थितियों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। अब मैंने 6 के बारे में यहाँ पे बता दिया और ये सभी प्रश्न आपके अलग अलग एग्जामों में पूछे गए। अब इसको अब मैंने तो एक बार बोल दिया, मुझे बताने में 30 सेकंड लगे, आप भी देख रहे हैं 30 से 40 सेकंड लगे। मैं अब इसमें कौन सी चीज ऐड कर दूं? कुछ लोग कहते हैं डिस्क्रिप्शन नहीं कर, भाई इसमें क्या ऐड कर दूं? मैं बैठ के आपसे बकवास करूं तो आपको अच्छा लगेगा। देखिए हम लोग पीजी लेवल के टीचर हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं या आप ग्रेजुएट तो पक्का है, बीएड हैं, आप इस बात को समझ सकते हैं कि आपके समय का मूल्य क्या है। मैं बैठ के बात करूंगा, आपका समय जाएगा, कोई फायदा नहीं है। मेरा टारगेट होता है टू दी पॉइंट, इसीलिए मैं बहुत कम बात करता हूं। शुरुआत में आधा 1 मिनट लगता है, जो भी लगता है 1 मिनट 1.25 मिनट, और बीच में एक बार, फिर उसके बाद मैं प्रश्नों टू प्रश्न पे ही रहना चाहता हूं। कुछ लोगों को ये चीजें अच्छी लगती है, उन्हें लगता है कि हर बार हम आपको क्या मोटिवेट करें। भाई कहते हैं आप बीच में मोटिवेट किया करिए, क्या मोटिवेट करें? आपको खुद जॉब लेनी, भाई आप खुद मोटिवेट हैं, मैं कौन मोटिवेट करने वाला होता हूँ? आपको खुद चाहिए जॉब, आप खुद मोटिवेट रहेंगे, आपकी खुद उत्सुकता है, आपको खुद जीवन में कुछ करना है, आपको खुद आगे बढ़ना है। आप बच्चे नहीं, आपको सही गलत का निर्णय करा पाना मेरे बस की बात नहीं है। कुछ लोग मुझसे बड़े होंगे, कुछ मुझसे छोटे हैं, तो मैं इस बात को जानता हूं कि आप ग्रेजुएट हैं, आप खुद जस्टिफाई कर सकते हैं दिस इज द रॉन्ग, दिस इज द राइट। तो ये चीजें बहुत अच्छी हैं और आप कर सकते हैं। मैं अपने विजन से क्लियर हूं कि मेरा टाइम किल करने का कोई इरादा नहीं किसी का। मेरा इरादा ये है कि मैं जो चीजें आपको प्रोवाइड कराऊं टू दी पॉइंट हो, आपके लिए बेहतर हो, आप इसका लाभ उठा पाएं। मैंने भी बहुत सी क्लासेस देखी हैं, ऐसा नहीं कि मैं यूट्यूब नहीं देखता हूं, देखा हूं। जनरल चीजें बताने में जो क्लास 11th के स्टूडेंट को बताया जाता है, वह जनरल चीजें बताने में 1.5 घंटे की क्लास चलती है। मैं आपको भरोसे से कह रहा हूं उसमें से एक भी प्रश्न नहीं आएंगे। तो चीजों पे चलिए, सही कंटेंट की तरफ बढ़िए जो आपको लाभ देगा। पब्लिसिटी अलग मैटर है, सिलेक्शन अलग मैटर है, कंटेंट अलग मैटर होता है। तो कंटेंट के साथ चलिए, डिजाइन पे मत जाइए, चूंकि हमारा टाइपिस्ट भी हमारी तरह अभी ठीक ठाक है, ठीक सीख रहा है, तो कंटेंट को बहुत हाईलाइट नहीं किया गया, बहुत ज़्यादा चीज़ें उसमें वैसी नहीं है, 3D फ्रीडी नहीं डाला गया, नॉर्मल चीज़ें हैं। सिंपल लाइफ से आप अच्छी चीज़ें गेन करिए, आपको भी लाभ होगा, मुझे भी लाभ होगा मुझे भी लाभ होगा भाई, आप देखेंगे तो कुछ मुझे भी मिलेगा। सच है, आप दोस्त हैं तो आपसे तो बता ही सकते हैं, ठीक। तो आप सब लोग समझ ही रहे हैं बात को। पौधों में क्राउन गाल नामक रोग जो होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस से होता है। अभी मैंने एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस का नाम एक जगह और लिया था जब टीआई को बारे में बता रहा था, तीसरे पॉइंट में वहां पे फिर आया, कह रहा है ये पौधे में एक रोग के कारण होता है क्राउन गाल। ये जीवाणुओं के द्वारा ही, चूंकि बैक्टीरिया का नाम ही लिखा है तो जीवाणु के द्वारा ही उत्पन्न होता होगा। कोढ़ जिसे लेप्रेसी कहते हैं द्वारा रोग उत्पन्न होता है, बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न होता है। माइकोबैक्टीरियम लेप्रे नामक बैक्टीरिया इसको उत्पन्न करता है, ठीक है। PPLO यानी प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, PPLO प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म एक प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं जिसे एक जीवाणु में समकक्ष माना जाता है। यह सबसे छोटी ज्ञात कोशिका होती, इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती, ठीक। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति पतली किंतु प्रबल व दृढ़ होती है। यह आंतरिक अंगों की रक्षा के अतिरिक्त जीवाणुओं को निश्चित रूप प्रदान करती है। यह पेप्टिडोग्लाइकान अथवा म्यूकोपेप्टाइड नामक पॉलीसैकेराइड से बनी होती है। यह पॉलीसैकेराइड के बहुलक से बनी होती है। जीवाणुओं में संयुग्मन यानी कॉन्जुगेशन तथा आगे लिखा कॉन्जुगेशन की खोज लेडरवर्ग और टैटम द्वारा किया गया था, जो कि इश्चरिचिया कोलाई पर किए थे। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने डिप्लोकोकस न्यूमोनी जीवाणुओं में रूपांतरण प्रक्रिया की खोज की थी, यानी ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया की खोज की। बाद में अवेरी, मैक्लॉयड और यम कार्टी नामक वैज्ञानिकों ने इस प्रयोग
को दोहराकर आनुवांशिक पदार्थ रासायनिक रूप प्रकृति का होता है का पता लगाया। ठीक है, केमिकल नेचर ऑफ डीएनए आपके टॉपिक है चैप्टर नंबर 5 में। इस साल की नई बुक के हिसाब से एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 4 में क्लास 12th के, वहां पर आप देखेंगे तो वहां पे पूरी टॉपिक है केमिकल नेचर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज डिस्कवर्ड बाय द मैक्लॉयड कार्टी, और कौन है, एक और है मैक्लॉयड कार्टी अवेरी, तो वहां पे आप उसको पढ़ सकते हैं। ग्रिफिथ प्रयोग में प्रोटीन पाचक एंजाइम तथा आरएनए पाचक एंजाइम रूपांतरण को प्रभावित नहीं करता, क्योंकि डीएनए पाचक रूपांतरण का निषेध करता है। ठीक, डीएनए पॉलीमरेज जिसका निषेध करता है। ग्रिफिथ के रूपांतरण प्रयोग में विषैला स्ट्रेन, जो पॉइजन स्ट्रेन था वह यस स्ट्रेन था, और जो ना अविषैला था यानी जिससे रोग नहीं पैदा होता था वह आर स्ट्रेन था। ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से फैलता है। प्लेग एक संक्रामक रोग है। यह यार्सिनिया पेस्टिस या पार्चुलेला पेस्टिस से फैलता है, जो कि एक बैक्टीरिया है। चूहा उसका वेक्टर होता है, चूहे से नहीं फैलता। नाड जीन नाइट्रोजन स्थिरीकरण सहयोगी जीवाणुओं में लेगुमिनस पौधों में पाया जाता है। जीवाणुओं की कोश, नाड मतलब वही है रूट नोड वाला। ठीक है, जीवाणुओं के कोशिका द्रव्य में जीवद्रव्य कला के अंतर्वलन से बनी हुई संरचना मीसोसोम कहलाती है। यह मध्यकाय कहलाती है, जिसकी खोज 1960 में फिट्स जेम्स नामक वैज्ञानिक ने किया था। अभी हाईलाइट करना था लेकिन हाईलाइट नहीं हुआ है। हम आगे एग्जाम पॉइंटों में कोशिश करेंगे हाईलाइट करवा देंगे। ठीक है, आगे जो टाइप होगा, लगभग बॉटनी का टाइप हो चुका है, जूलॉजी वाला जब टाइप होगा तो हम उसमें हाईलाइट जरूर करवा देंगे। अब चूंकि ये पीडीएफ आ चुके हैं तो थोड़ी सी दिक्कत है। ठीक है, कह रहा है कि यह श्वसन डीएनए रिप्लिकेशन तथा कोशिका भित्ति निर्माण में भाग लेते हैं, प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेते। राइजोबियम सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु होता है। एजेटोबैक्टर सहजीवी वायवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु होते हैं। क्लास्ट्रीडियम सहजीवी अवायवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु होते हैं। कैजुराइना ग्लाइका में फ्रैंकिया जीवाणु के द्वारा मूल ग्रंथियों का निर्माण होता है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का संपादन करती है। मेथेनोजेंस में जीवाणु हैं जो अनाक्षी श्वसन के दौरान मीथेन गैस का निर्माण करती है। इस्चरिचिया जीवाणु मनुष्य की आंत में सहजीवी के रूप में रहता है। यह बड़ी मात्रा में विटामिन बी तथा के उत्पन्न करता है। इस्चरिचिया कोलाई में उपयोग जैव प्रौद्योगिकी में किया जाता है। वह प्रक्रिया जहां बैक्टीरिया के जीन दाता से ग्राही की ओर सेक्स फैक्टर के रूप में स्थानांतरित होता है, सेक्सडेक्शन कहलाता है। जीवाणु भोजी द्वारा लाइसोजेनिक चक्र प्रदर्शित किया जाता है, जिसे टेम्परेट फेज कहा जाता है। एंडोस्पोर कुछ बैक्टीरिया जातियों द्वारा विषम परिस्थितियों में बनाया जाने वाला एक कठोर निष्क्रिय संरचना होती है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में फ्लैजिला या कसाब के आधारकाय से 2 जोड़े रिंग होते हैं। यल और पी बाहर की ओर कोशिका भित्ति में धंसे होते हैं, और यस और यम भीतर की तरफ कोशिका कला में धंसे होते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में केवल यस और यम रिंग होते हैं। कोमा आकार की बैक्टीरिया विब्रियो होती है। साइनोबैक्टीरिया एक प्रकार के प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी जीव हैं। इन्हें मोनेरा जगत में जीवाणुओं के साथ रखा गया है, क्योंकि इनमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। और उसके बाद है आपका 50 एग्जाम पॉइंट है, पूरा देखा करिए, बीच में रोका मत करिए। इनमें क्लोरोफिल ए के अतिरिक्त साइनोफाइसिन नामक वर्णक प्रमुख रूप से पाया जाता है, जो इन्हें नील हरित से रंग प्रदान करता है। स्ट्रेप्टोमाइसिस रेमोसस से टेरामाइसिन, जबकि स्ट्रेप्टोमाइसिस ओफिफेसियन से ओरियोमाइसिन नामक एंटीबायोटिक प्राप्त की जाती है। स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली से क्लोरोमाइसिन नामक एंटीबायोटिक मिलता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक की खोज सर्वप्रथम वाक्समैन ने 1944 में की थी। सिफिलिस एक जीवाणु जनित बीमारी है और ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में आता है।
स्यूडोमोनास डिनाइट्रिफिकेशंस व थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेशंस सभी प्रकार के बद्ध नाइट्रोजन को पुनः चक्रीकरण के लिए गैसीय अवस्था में मुक्त करने की क्षमता रखते हैं। इस प्रक्रिया को विनाइट्रीकरण कहते हैं। जीवाणुओं में पिली सहायक अंग के रूप में पाया जाता है जो वैवाहिक संपर्क का कारण करता है, यानी कंजुगेशन में मदद करता है। तो इस प्रकार से यह एग्जाम पॉइंट नंबर 2 आपके जीत बैच के लिए समर्पित है। आप सबको मैं भरोसा रखता हूं कि इस एग्जाम पॉइंट से कम आपको एक प्रश्न आज की एग्जाम पॉइंट से जरूर मिले। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने मित्रों को शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।